मतलब वो बैंक बंद हो जाए, तो आप मैक्स टू मैक्स आरबीआई से कितना क्लेम कर सकते हो? इस चीज का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, और आंसर बहुत ही हैरानी वाला भी है। स्वागत है आप लोगों का हमारी स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर सीरीज की थर्ड क्लास के अंदर। और जैसे कि आपको लोगों को पता होगा कि हमारी एक स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम सब कुछ समझ रहे हैं बेसिक से, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बिगनर टू प्रो लेवल, कि किस तरीके से कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, आईपीओज आते हैं, फिर स्टॉक ट्रेड कैसे होते हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, आईपीओज क्या होते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, हर चीज के बारे में हम समझ रहे हैं सीरीज में। और लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में एक स्टॉक कैसे आता है और वो प्रोसेस, पूरा आईपीओ का प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो उसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करी थी। अब हम अपने जो है कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी क्लास है, जिसमें हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में अब स्टॉक्स तो लिस्ट हो गई, कंपनी आके प्राइमरी मार्केट से आईपीओ लाकर लिस्ट तो करा चुकी है अपने आप को, पर अब क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में हम आ चुके हैं और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, तो हम इन्वेस्ट या ट्रेड भी सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर ही करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी भी मार्केट में हाथ लगाने से पहले हमको उनके बारे में कि वहां पे कौन कौन से लॉज चलते हैं, कौन कौन की प्लेयर्स हैं, उन सब के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम आज सबसे पहले की प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अब सेकेंडरी मार्केट के की प्लेयर्स कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं जो सेकेंडरी मार्केट में हमारी देख रेख रखते हैं। जैसे हमने बात भी करी थी कि बेनिफिट हमारा एक ये होता है सेकेंडरी मार्केट में काम करने का कि हमको एक हाईली सिक्योर्ड फ्रेमवर्क मिलता है, जिसके अंदर हम लोग पैसा अपना इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। और वो फ्रेमवर्क के सबसे टॉप पे जो बंदा बैठा हुआ है वो है सेबी। सेबी जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं जनरली। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आरबीआई होती है, जो भी बैंक्स की डीलिंग होती है, बैंक्स टू बैंक्स, कस्टमर टू बैंक या बिजनेस टू बिजनेस, कोई भी तरीके के ट्रांजेक्शन इंडिया में हो रहे होते हैं और किसी तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं चल रही है या जो भी कुछ बात है, उन सब के ऊपर देख रेख जो नजर रखती है वो आरबीआई रखती है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, उन सब की देख रेख रखने का काम जो है वो सेबी का है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बोला, ये बेसिकली 4 अलग एंटिटीज के साथ मिलकर काम करती है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स एंड आरबीआई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैसे की डीलिंग यहां पे भी हो रही है। तो इन सब के साथ मिलकर सेबी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो काम करती है। अच्छा, खास बात यह है सेबी की कि सेबी 1988 में ही स्टैब्लिश हो चुकी थी, पर 1988 में स्टैब्लिश होने के टाइम पर उसके पास कुछ खास, जिसे बोलते हैं कोई स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं थी उस टाइम पे। पर 1992 में जिस तरीके से बहुत बड़ा स्कैम हुआ था हरिचंद मेहता का, तो उसके बाद सेबी को पावर में लाया गया और उनको एक्चुअली में स्टैट्यूटरी पावर दी गई कि अब आप जो भी लॉ पास करना चाहते हो, जो भी एक्ट पास करना चाहते हो, आप वो सब कर सकते हो। उससे पहले वो सिर्फ डायरेक्टिव्स इशू कर सकती थी, जैसे बेसिकली सही तरीके से एक्टिविटी करने के लिए एक डायरेक्टिव्स दे दिए, जनरल डायरेक्टिव्स, सिर्फ उसके लिए थी सेबी। पर उसके बाद सेबी के हाथ में पावर आई 1992 के बाद, और 1992 के बाद उन्होंने सारा का सारा फ्रेमवर्क बनाया कि जो है सही तरीके से काम हो सके। अब सेबी ने फिर एक्सचेंजेस बनाए। एक्सचेंजेस अगर हम बात करें तो सेबी के अंदर एक्सचेंजेस आती हैं। मेन एक्सचेंजेस की अगर बात करूं तो एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स। एक अगर और बात कर सकें तो एनसीडीएक्स भी होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर मेन नहीं है, मेन यही 3 है। उस टाइम पे सेबी के अंदर जो एक्सचेंजेस आया करती थी वो रीजनल एक्सचेंजेस भी होती थी, मतलब कि दिल्ली की अपनी एक्सचेंज हो सकती है, कोलकाता की अपनी अलग एक्सचेंज हो सकती है, मुंबई की अपनी अलग एक्सचेंज हो सकती है। पहले इस तरीके से होता था, पर आज के टाइम पे सबसे बड़ी एक्सचेंजेस जो है वो है एनएससी, विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ऑल ओवर इंडिया काम करती है, जो कि 1992 में ही जिसकी स्थापना हुई थी। ऑल दो बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में बन चुका था और सबसे पुराना एक्सचेंज यही है। पर आज के टाइम पे वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो एनएससी की जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया काम करती है, जहां पे आप दुनिया के या इंडिया के किसी भी कोने से बैठ के आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता था,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको जाके मुंबई पहुंच के वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिंग के अंदर जाके ट्रेडिंग करनी पड़ती थी। आपने देखा होगा हर्षद मेहता की, अगर आपने कभी मूवी देखी हो, वो 1992 स्कैम और काफी सारी मूवीज बनी है उन सब चीजों के ऊपर, तो उसमें दिखाया गया है बेसिकली पहले आउटक्राई सिस्टम होता था। आउटक्राई सिस्टम का मतलब है कि इस तरीके से ना एक रिंग बनी होती थी, उस रिंग में लोग होते थे और ये लोग आपस में जो है ट्रेड करते थे कि भाई मेरे को ये शेयर चाहिए या ये शेयर बेचना है। वो यहाँ आके चिल्ला के एक दूसरे से शेयर मांगा या बेचा करते। पर ऑब्वियसली बात है बहुत इनएफिशिएंट चीज थी वो। ट्रेडिंग आवर्स भी बहुत कम होते थे उस टाइम पे। ट्रेडिंग आवर्स अगर मैं बात करूं तो सुबह 1 घंटा, लंच ब्रेक, लंच के बाद 1 घंटा, इस तरीके से ट्रेडिंग होती थी। और जो सेटलमेंट का प्रोसीजर है, मतलब शेयर्स खरीद बेचना होने के बाद जो सेटलमेंट का प्रोसीजर है कि भाई किसको पैसे मिलेंगे, किसको शेयर्स मिलने, उसको 1-1 महीने तक लग जाते थे। पर ये सारी चीजें एनएससी एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करके इसने खत्म कर दी और वो रिवॉल्यूशन था एसबीटीएस। एसबीटीएस मतलब सिक्योरिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। अब आज के टाइम पे हम देखें तो हमारे पास एक फोन या एक लैपटॉप और सिर्फ एक इंटरनेट के कनेक्शन चाहिए और अपने डीमैट अकाउंट चाहिए और हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपनी ट्रेड या अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो रेवोल्यूशन एनएससी लेके आई थी और इसी के चलते आज के टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज जो है, इंडिया ही नहीं बल्कि अगर आप देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड जब हम गिनते हैं तो सबसे बड़ी एक्सचेंजेस जिसमें हाईएस्ट टर्नओवर होता है उसमें एनएससी का नाम आता है। फिर बात आती है हमारी एमसीएक्स पे। एमसीएक्स जो है इसे हम बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बेसिकली वो एक्सचेंज है जिसके अंदर कमोडिटीज ट्रेड होती हैं। कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसके अलावा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज भी ट्रेड होती है। बट ब्रॉडली जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ट्रेड होती हैं वो होती है एनसीडीएक्स में, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम जो है आगे बात करेंगे क्योंकि अभी हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट की। जब हम कमोडिटीज मार्केट बढ़ेंगे तब हम एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। बट अभी हम एनएससी और बीएससी की बात करते हैं। तो जैसे हमने समझा कि 2 मेजर एक्सचेंजेस बनाई, एनएससी और बीएससी। अब ये एनएससी और बीएससी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक तरीके के मार्केट प्लेसेस है। मार्केट प्लेसेस एज इन कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप किसी मार्केट में लेके जाओगे उसको बेचने के लिए। इसी तरीके से जब स्टॉक्स आप एक कंपनी अपने इक्विटीज बनाती है, इक्विटीज डाइल्यूट करती है, तो वो स्टॉक्स वो उसकी मर्जी है कि वो एनएससी में या बीएससी में कहां लिस्ट कराना चाहती है। और ऊपर से कुछ फिक्स्ड रूल्स भी हैं कि भाई इतनी वैल्यूएशन की कंपनीज हैं तो ये एनएससी में लिस्ट होंगी, इस वैल्यूएशन की कंपनीज है तो ये बीएससी में होंगी। यूजुअली हाई वैल्यूएशन वाली, हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज एनएससी के अंदर ले जाके वो लिस्ट कराते हैं। पर जो हम है क्लाइंट, वो इस हायरार्की के सबसे फ्रंट रो पे खड़े हैं, वो डायरेक्टली जाके किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते। उनको एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए बीच में एक और एंटिटी की जरूरत पड़ेगी जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है, वो है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स और उनके बेसिकली सब ब्रोकर्स भी। अब ब्रोकर्स कौन लोग हैं? ब्रोकर्स वो लोग हैं जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एक क्लाइंट को ताकि वो एक्सचेंज में जाके ट्रेड कर सकें। और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए वो जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो भी क्लियरिंग सेटलमेंट होता है, जो भी चीजें होती हैं, ये सब ब्रोकर हैंडल करता है। और उसके एवज में वो आपसे एक ब्रोकरेज चार्ज करता है जिसको हम दलाली बोलते हैं आसान भाषा में। वो अपनी दलाली लेता है कि आप जाके इसमें ट्रेड कर रहे हो तो जो कहते हैं मेरा इतना परसेंटेज मिलेगा। अच्छा, बाय द रूल द मैक्सिमम परसेंट ऑफ ब्रोकरेज अ ब्रोकर कैन चार्ज इन इंडिया इज 2.5%, 2.5%। अगर 2.5% से ज्यादा ब्रोकरेज कोई भी ब्रोकर इंडिया में लेता है तो वो इलीगल होता है। बट 2.5% ब्रोकरेज ये वो रूल है जो सेबी ने बना रखा है, एक्सचेंजेस ने मिलकर बनाया है कि आप ये मैक्सिमम ब्रोकरेज है, मैक्सिमम स्लैब है जो आप मांग सकते हो क्लाइंट से। पर आज के टाइम पे कंपटीशन के चलते हुए 2.5% तो सिर्फ ये मैक्सिमम स्लैब है। पर आज के टाइम पे 0.01% या 0.02% ही ब्रोकरेजेस हैं जो एक ब्रोकर चार्ज करता है अपने क्लाइंट से बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं 2-4 नाम लेके बताऊं तो एंजल वन, जीरोधा, इसके अलावा ग्रो, अपस्टॉक्स, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज,
काफी सारे जो कि ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, और क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है तो हर किसी को ब्रोकरेज ऑब्वियसली बात है कम ही देनी पड़ेगी, तभी वो अपने क्लाइंट एक्विजिशन कर सकते हैं। क्लाइंट उससे ही चाहता है क्योंकि इंडिया बहुत ही एक ऐसा मार्केट है जहां पे इंसान बड़ा प्राइस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो 2.5% ये सिर्फ रूल है, पर 2.5% से ज्यादा कोई भी ब्रोकर चार्ज नहीं कर सकता। अब बात आती है एनएससी और बीएससी की, जब हम बात कर रहे हैं एक्सचेंजेस की। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेबी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का और जितने भी एक्ट्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो सब बनाने का काम करती है, और एक्सचेंज अपने रूल्स बनाती है सेबी की गाइडेंस के अंदर कि ताकि अच्छी तरीके से ट्रेडिंग हो सके। उन्हीं सब चीजों को लेके सेबी ने एक्सचेंजेस को बोला है कि आप एक और रूल पास करा कि आप लोगों को आईपीएफ भी बनाना पड़ेगा। अभी आईपीएफ क्या चीज होती है? आईपीएफ को हम बोलते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। आप लोगों ने कभी ये चीज सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं बता देता हूं। बेसिकली हर कोई इंसान जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करता है, उसके अंदर सबसे बड़ा डर ये होता है कि क्या होगा अगर मेरा पैसा फंस गया तो। मतलब पैसा फंस गया इन सेंस कि ऑब्वियसली बात है, हम लोग इंडिया में अगर हम अपनी पास्ट जनरेशन की बात करें तो वो सब लोग फिजिकल चीजों को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए उनकी ज्यादा परवाह करते थे, और डिजिटल चीज उनके लिए एक काइंड ऑफ स्कैम ही होता था। बट आगे आगे जैसे जैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, इंडिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, ये सारी चीजें जो ट्रेड होती हैं, ये सब डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ट्रेड होती है। अब डिजिटल फॉर्मेट में आपके हाथ में तो चीज है नहीं, सब कुछ स्क्रीन के ऊपर है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पैसा हो, सब कुछ ऑनलाइन दिखता है। तो हमेशा इंसान को डर लगा रहता है कि भाई मेरे पैसे फंस गए तो क्या होगा। विच कम्स टू अ क्वेश्चन जो आपके लिए है, आप लोग अगर आपको ये पता हो तो आप जरूर इसको बारे में नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपका पैसा मतलब लॉकर में, आपका बैंक अकाउंट में लॉकर में कुछ सामान रखा है, वो फंस जाए, मतलब वो बैंक बंद हो जाए, तो आप मैक्स टू मैक्स आरबीआई से कितना क्लेम कर सकते हो? इस चीज का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, और आंसर बहुत ही हैरानी वाला भी है। अगर जो लोग जानकारी रखते हैं इन सब चीजों के बारे में, उन सबको पता भी होगा। बट सेबी इसी सब चीजों के लिए जो फंड है कि भाई अगर ऐसा कुछ स्कैम हो गया किसी क्लाइंट के लिए और क्लाइंट का भरोसा टूट गया, तो उसको वो मैक्स टू मैक्स कितना पैसा क्लेम करवा सकती है, उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया है, जो कि एनएससी का जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो करीबन 25 नहीं, इस टाइम पे तो 35 लाख रुपए भी हो चुका है। मैक्सिमम अमाउंट यू कैन क्लेम इज 35 लाख रुपीज। इसके अलावा बीएससी में करीबन 26 लाख रुपए है, और अगर एमसीएक्स की बात करो तो एमसीएक्स में भी करीबन 15 लाख रुपए। ये 15 लाख रुपए या 35 लाख रुपए, ये सब एक इन्वेस्टर क्लेम कर सकता है अगर उसके साथ कोई फ्रॉड या धांधलबाजी हो गई। अच्छा, यहाँ जानकारी की बात ये है, समझने की बात ये है बेसिकली कि फ्रॉड का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया और पैसा लगाने के बाद वो कंपनी डूब गई तो आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये पैसा तब आप क्लेम कर सकते हो अगर आपका ब्रोकर ही स्कैम करके या वो कंपनी बंद हो गई, वो ब्रोकर ही भाग गया तो। स्टॉक्स जो होते हैं आपके, जो आपके शेयर्स रखे होते हैं, वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में एक डिपॉजिटरी के अंदर रखे होते हैं। दो तरीके की डिपॉजिटरीज होती हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। बेसिकली दो तरीके की डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड ऑफ इंडिया। ये दो ही डिपॉजिटरीज हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, और जब भी आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो इन दो डिपॉजिटरी में से किसी एक डिपॉजिटरी में आपका एक अकाउंट खुलता है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स रखे हुए होते हैं। तो बेसिकली अगर आपका ब्रोकर भाग गया तो ऐसा नहीं है कि आपके शेयर्स जो है डूब जाएंगे या शेयर्स जो है तो आपको मिलेंगे नहीं। शेयर्स आपके डीमैट में नहीं रखे होते, ये डिपॉजिटरी के अंदर रखे होते हैं। बट जो पैसा है, जो फंड आप ब्रोकर के अकाउंट में ऐड करते हो ताकि आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सको, वो अगर जो है पैसा आपको नहीं मिला क्योंकि ब्रोकर ही बंद हो गया, ब्रोकर की एप्लीकेशन ही चलनी बंद हो गई, ब्रोकर ने कंपनी ही डाइल्यूट कर दी, ब्रोकर भाग गया, तब उस केस सिनेरियो में जो फंड आपके पास ब्रोकर के अकाउंट में रखा होगा, सिर्फ आप उसको क्लेम कर सकते हो, और वो भी मैक्सिमम जो जैसे हमने बात करी 35 लाख रुपीस तक एनएससी में। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, आपका जो इन्वेस्टर जो क्लेम कर सकता है, पर अकाउंट क्लेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ पर इन्वेस्टर क्लेम कर सकता है। जैसे मैं अगर एक इन्वेस्टर, अब मैंने यहाँ पे इंडिया में कोई लिमिट तो है नहीं कि आप कितने डीमैट अकाउंट खुलवा सको। मैंने फॉर से एक जीरोधा में भी खुलवा लिया, एक एंजल वन में भी खुलवा लिया, एक मैंने ग्रो ऐप में भी खुलवा लिया। अब जाके मेरा ग्रो ऐप से मतलब
फॉर से एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं, एक और XYZ कोई ब्रोकर था, वो ब्रोकर भाग गया। अब उसके अकाउंट में जो पैसे रखे होंगे मैंने, वो पैसा मैं क्लेम करने के लिए जा सकता हूं, पर मैं वो एक ही बार क्लेम कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को 3 चांसेस मिल जाएंगे तो 3 बार क्लेम करूंगा तो 35 लाख रुपए एक से, 35 लाख रुपए एक से और 35 लाख रुपए एक अकाउंट से मिलेंगे, नहीं। पर इन्वेस्टर मैं मैक्सिमम इतना पैसा क्लेम कर सकता हूं, और वो भी मैक्सिमम ये पैसा है। अगर आपने उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल रखे होंगे तो भी आपको जो पैसा क्लेम करके मिलेगा वो सिर्फ 35 लाख रुपए तक ही मैक्स मिल सकता है। वो भी सारी जानकारी लेने, मतलब सारी जानकारी जब इकट्ठा कर लेगी सेबी अपना रूल पास करने से पहले। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने जितने डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं मेरे को उतना पैसा क्लेम करने को मिल जाएगा। अच्छा, ये क्लेम कैसे करना है इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। सो बेसिकली आप अगर गूगल पे जाएंगे और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया sebi.gov.in पे जाएंगे तो ये बेसिकली सेबी गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट में सेबी की ओरिजिनल साइट है, जिसके अंदर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक पैनल दिख रहा होगा स्कोर्स करके, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम रजिस्टर्स कंप्लेंट ऑनलाइन। अगर आप यहाँ पे जाके अपनी नई कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, नई कंप्लेंट, तो ये कंप्लेंट सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आपके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी या कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है जो आपको लग रहा है और आपको किसी तरीके का पैसा क्लेम करना है, तो विद इन 15 डेज आप जो है उसको यहाँ पे आके अपना रजिस्टर करोगे उस कंप्लेंट को, और वो रजिस्टर होने के बाद अराउंड 2 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स का टाइम लेती है सेबी, और सेबी वो सारी जांच पड़ताल करती है और उसके बाद आपका क्लेम सेटलमेंट होगा या नहीं होगा उसके बारे में आपको इंटीमेट कर देती है। तो ये सेबी की साइट बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान रखने के लिए कि कल जाके, मतलब देखिए वर्स्ट के सिनेरियो में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि इंडिया में मार्केट्स में जो है ये सब जो फ्रेमवर्क है ये बहुत हाईली सिक्योर्ड है, ये इतनी आसानी से स्कैम्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो कि ब्रोकर आपका, पर आप जो है अपनी सूझबूझ से और पूरी तसल्ली करके ही किसी ब्रोकर के साथ जाके अपना अकाउंट खोलो, या फिर जो है जो भी आप पैसा रख रहे हो वो पैसा एक लिमिट क्वांटिटी में रखना चाहिए। देखिए स्टॉक्स आप बाय कर रहे हो वो समझ में आता है, पर पैसा आप अगर ब्रोकर अकाउंट में रखेंगे तो उसमें देखा जाए तो आपको कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट के सिनेरियो में आपने वो पैसा कहीं एफडी कहीं नहीं लगाया और आपका सिर्फ पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है आपके सेविंग अकाउंट में, तो भी कम से कम उसके ऊपर ब्याज तो आ रहा है। पर ब्रोकर के अकाउंट में आपने सिर्फ पैसा रख रखा है और उससे ना आप इन्वेस्ट कर रहे ना आप ट्रेड कर रहे, तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं हो रहा, और कल जाके रिस्क भी है कि भाई अगर ब्रोकर गलती से बंद हो गया या भाग गया तो वो पैसा क्लेम करने के लिए आपको अपने आप ही जाना पड़ेगा। हालांकि इन सब चीजों को और ओवरकम करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि सेबी के पास अब पावर्स हैं, तो वो बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस लगा के चीजों को अपने मतलब क्लाइंट के लिए और अच्छा बनाने के लिए एनवायरनमेंट वो बहुत सारे रूल्स पास करती है। उसी रूल्स के चलते अगर आप आजकल जो इंसान ऑलरेडी इन्वेस्टेड करता होगा उन सब लोगों को पता होगा कि आपके पास सेटलमेंट साइकिल होता है। आपका पैसा हर क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर ईयरली वो पैसा जो भी आपके अकाउंट में रखा होता है वो पैसा डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। वो इसी चीज के लिए है कि आप लोग जो है पैसा ज्यादा सिर्फ डीमेट अकाउंट के अंदर रख के मत छोड़ो। आपको इन्वेस्ट करना है, आप पैसा डालो, आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, पर रख के छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सेबी की साइट जैसे हमने बात करी, हम इस सेबी की साइट पे यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और साइन अप करके जो है हम अपनी जो भी कंप्लेंट है और सारे जो भी आप स्क्रीनशॉट्स और जो भी प्रूफ्स लगाना चाहो आप वो सब लगा के कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अगर हम की प्लेस की बात करें तो हमने बेसिकली अपने ये 4 की प्लेस डिस्कस कर लिए। एक बार वापस से बैच कर लेते हैं। सबसे टॉप पे सेबी का काम क्या है? देख रखाव करना कि भाई कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से काम काज चल रहे हैं नहीं। एक्सचेंजेस क्या है? बेसिकली वो एक मार्केट प्लेस है जहां पे आपके पास शेयर्स खरीदने के मौके हैं, चाहे वो शेयर्स आप एनएससी में भी जाके खरीद लो, भाई सेम हिसाब है। आपको फोन खरीदना है, आप फोन चाहे नेहरू प्लेस से जाके भी खरीद लो या कनाट प्लेस से भी जाके खरीद लो, हर जगह दुकानें होती हैं। इसके अलावा ब्रोकर्स का काम क्या है? ब्रोकर्स वो ब्रिज प्रोवाइड कराते हैं क्लाइंट को कि वो एक्सचेंज में जाके ट्रेड या इन्वेस्ट कर सके। अच्छा, एक और चीज है इसके साथ, ये जो हमारे ब्रोकर्स हैं, इन्हीं ब्रोकर्स के साथ एक और संस्था है जो काम कर रही होती है, NSCCL। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। NSCCL इज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। बेसिकली आपका जब भी आप कोई शेयर ट्रेड करते हो या फिर आप कोई शेयर आके मतलब बाय करते हो या फिर बेचते हो, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप शेयर खरीदोगे तो आप पैसे दोगे और उसके एवज में आपको शेयर चाहिए, और अगर आप बेचोगे तो आपको शेयर चाहिए बेचने के लिए और उसके एवज में आपको पैसे चाहिए। तो जो सामने वो जो प्रोवाइड कराता है सेटलमेंट करा के एक
जने से लेके दूसरे को देना और दूसरे जने से लेके एक जने को देना, वो NSCCL कराता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज के टाइम पे जो सेटलमेंट होती है ये वो T+1 में ये सेटलमेंट हो जाती है। T+1 का मतलब है यहाँ ट्रांजेक्शन जिस दिन आप करोगे उस दिन प्लस एक और दिन, और ये रोलिंग सेटलमेंट है। और रोलिंग सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जो सैटरडे संडे मार्केट अगर बंद है तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा, या फिर किसी भी दिन जिस दिन मार्केट बंद होगी पब्लिक हॉलीडेज में। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें अगर, तो अगर आपने फॉर से मंडे को ट्रेड करा है और ट्यूसडे को जो है किसी तरीके की छुट्टी हो गई है, फॉर से इंडिपेंडेंस डे पड़ गया है, तो आपका मंडे माना जाएगा ट्रांजैक्शन वाला दिन, ट्यूसडे कुछ नहीं माना जाएगा, वेडनेसडे माना जाएगा आपका +1 दिन। तो थर्सडे को जाके आपने जो भी पैसा चाहिए या फिर जो भी शेयर्स आपको चाहिए रहेंगे वो आपको अपने डीमेट अकाउंट में शो होने शुरू हो जाएंगे। ये काम है NSCCL का। NSCCL इज द पार्टी, बेसिकली काउंटर पार्टी NSCCL या आपको नहीं पता, क्योंकि स्क्रीन के पीछे कि आप जब बाय कर रहे हो तो किससे बाय कर रहे हो, आपके पास कोई शक्ल नहीं है। वो शक्ल जो है वो NSCCL ही है बेसिकली। ठीक है। और फिर ब्रोकर के बारे में भी हमने समझ लिया कि ब्रोकर मैक्सिमम जो आपका एक चार्ज लगा सकता है वो लगा सकता है 2.5%, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ट्रांजैक्शन पर। टर्नओवर पर लगाता है, ये याद रखिएगा। टर्नओवर भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, आपने फॉर से आज आया और आपने 100 रुपए के 1000 शेयर्स बाय करे, 1000 शेयर्स बाय करे किसी के, और उसका शेयर का प्राइस था 100 रुपए, तो आपका टोटल टर्नओवर हुआ 1 लाख रुपए। और उसके बाद आपने क्या करा, उसी दिन ये 100 रुपए के शेयर अगर 105 पहुंच गया तो आपने 105 के 1000 शेयर वापस बेच दिए, तो आपका बेचने का टर्नओवर हुआ 1,05,000 रुपए। तो आपका दिन का, डे का टोटल टर्नओवर जो आएगा वो आएगा 1 लाख प्लस 1,05,000, तो ये आपका बनेगा 2,05,000 रुपए। अब ये 2,05,000 रुपए का 2.5% जो भी वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम ब्रोकरेज है जो इंसान आपसे ले सकता है। तो याद रखिएगा, ब्रोकरेज हमेशा टर्नओवर पर रखती है जब आप कुछ ट्रेड बाय कर रहे होते हो। आगे मतलब जब आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हो जहां लॉट में काम होता है वहां पे पर लॉट भी लग सकती है। पर जब आप, अभी हम क्योंकि कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो जब आप कैपिटल मार्केट में शेयर्स की खरीद बेच करते कुछ भी, तो वो हमेशा टर्नओवर पे लगेगा। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने बात करी कि NSE और BSE की हम बात समझ चुके हैं। NSE बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। NSE इज आपका थोड़ा नया स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना था, BSE 1875 में बना था। अच्छा, अब बात आती है इंडेक्सेस की। आपने जरूर सुना होगा कि इंडेक्सेस भी ट्रेड होते हैं, ट्रेड भी होते हैं, और इंडेक्सेस का फायदा क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप मान के चलिए कि आप स्कूल में हैं और स्कूल में आपने देखा होगा कि एक रजिस्टर, जब भी मतलब जिस कॉपी में हम काम करते थे, तो हमारी जो क्लास टीचर होती थी वो हमेशा एक इंडेक्स, एक पेज होता था सबसे पहले शुरुआत में उस रजिस्टर के अंदर, और हमेशा वो क्लास टीचर बोलती थी कि ये आप इंडेक्स भर के लाओ। वो इंडेक्स भर के लाना जरूरी था ताकि वो उस पर साइन कर सके। अब वो बार बार हमको वो इंडेक्स भरने को क्यों बोलती थी? क्योंकि इंडेक्स वो चीज होती है जिससे आप एक इंडेक्स देख के आप ये परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हो कि उसने अंदर काम कर रखा है या नहीं कर रखा, और कितना काम करा है, कितना काम नहीं करा। तो आप इंडेक्स एक तरीके का क्या है, ओवरव्यू प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से जैसे हमारी एक्सचेंजेस हैं, जैसे हमने बात करी कि हमारी एक्सचेंजेस है NSE और BSE। अब NSE में टोटल मिला के अगर आप देखो 5,000 से 6,000 कंपनीज लिस्टेड है, और अलग अलग कैटेगरी की होंगी। कुछ लार्ज कैप कंपनीज होंगी, कुछ स्मॉल कैप होंगी, कुछ मिड कैप होंगी। इसके अलावा वो सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स की भी हो सकती हैं। भाई अगर हम ब्रॉडली बड़े बड़े सेक्टर्स की कुछ एग्जांपल की बात करें तो एक सेक्टर है ऑटो, एक सेक्टर हो गया रियल एस्टेट जिसे हम रियलिटी बोलते हैं, एक सेक्टर हो गया IT सेक्टर, एक सेक्टर हो गया बैंक, एक सेक्टर हो गया फार्मा। अब इतने सारे अलग अलग सेक्टर हैं, ये तो मैंने सिर्फ 5 लिए हैं। सेक्टर्स ही अगर आप गिनने जाओ तो 100 तरीके की सिर्फ सेक्टर है। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग कंपनीज होंगी, अलग अलग कंपनीज लिस्ट हुई होंगी, तो वो सारे एक ही सेक्टर में लिस्ट हो रखी होंगी। ठीक। अब मैं कैसे पता करूंगा कि अगर फॉर से मैं IT में इस टाइम पे इंटरेस्टेड हूं?
तो आईटी सेक्टर कैसा चल रहा है इस टाइम पे, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि मुझे आईटी सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मैं इंडिविजुअली अगर देखने जाऊं तो करीबन 20 से 30 कंपनीज लिस्टेड होंगी। विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, बहुत सारी कंपनीज हैं, माइंड स्पेसेस। अब ना ये सारी कंपनीज को मैं इंडिविजुअली तो ट्रैक करने जाऊंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं एक इंडेक्स देख लूंगा और इंडेक्स से एक ओवरव्यू बना लूंगा कि भाई ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या बुरा परफॉर्म कर रही हैं। अगर मैं इंडेक्स देखा कि इंडेक्स आज 2.5% तेज है और हरे में खड़ा हुआ है, तो यही एंटिसिपेशन है कि भाई मार्केट में इस टाइम पे आईटी के जो टोटल स्टॉक्स लिस्टेड है उसमें से ज्यादातर स्टॉक्स तेजी में खड़े होंगे, तभी वो सेक्टर हरा बना हुआ है। और अगर वही चीज लाल है तो ज्यादातर स्टॉक्स गिरे होंगे। तो मैं एक ओवरव्यू बनाने में मेरा काम आता है इंडेक्स। और इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो होता है, सबसे पहले NSE का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है निफ्टी 50, जिसे हम बोलते हैं। निफ्टी 50 कंप्राइजेस ऑफ टॉप 50 कंपनीज जो कि लिस्टेड है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक। और BSE का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है सेंसेक्स 30, विच कंप्राइजेस ऑफ टॉप 30 कंपनीज जो कि सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड है। और ये कंपनीज मैं आपको बता दूं, ये कंपनीज कभी भी फिक्स नहीं होती। मतलब फिक्स इन द सेंस कि हो सकता है कि टॉप 50 कंपनीज में 9th नंबर पे, 9th रैंक पे आज इन्फोसिस आती हो सकता है वहीं पे कल DLF आती हो। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन और परफॉर्मेंस के हिसाब से बदलती हमेशा रहती है, तो ये फिक्स नहीं होता। इसी तरीके से BSE का सेंसेक्स 30 है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है निफ्टी बैंक। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वो इंडेक्सेस हैं जो कि सिर्फ हमको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराने में हेल्प नहीं करते, ये खुद ट्रेड भी करे जा सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स के रूप में। तो आप एज अ डेरिवेटिव्स इन तीन को ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। पर इंडेक्सेस का ओवरव्यू यही है कि हम कैसे पता करेंगे। अब भाई आप गए और आप जो है कि अपने दोस्त से या फैमिली मेंबर से किससे पूछ रहे हो, कोई जानता है कि आप लोग ट्रेड करते हो और कोई आपका फैमिली मेंबर आके आपसे पूछे कि भाई आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि अरे यार TCS ऊपर चल रहा है और आजकल यार DLF नीचे गिरा हुआ है और रिलायंस भी बेकार ही चल रहा है आजकल। आप ओवरव्यू दोगे कि भैया मार्केट नीचे चल रही है या मार्केट ऊपर चल रही है। और वो ओवरव्यू कैसे दोगे, सिंपल सी बात है, आप जाओगे और निफ्टी 50 का एक इंडेक्स देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर चल रही है या मार्केट नीचे चल रही है। ये फायदा है इंडेक्सेस का। इसके अलावा बहुत सारे तरीके के इंडेक्सेस हैं, जैसे हमने बात करी निफ्टी और सेंसेक्स तो है ही, बैंक निफ्टी, इसके अलावा निफ्टी जूनियर, निफ्टी टॉप 100, निफ्टी टॉप 500, निफ्टी टॉप 200, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, सारे इंडेक्सेस इंडिविजुअल उस कंपनी के ओवरव्यू को प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। इसके बाद जैसे बात आती है हमारे कैपिटलाइजेशन की। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये आपने टर्म बहुत सुनी होगी बार बार कि भाई ये स्मॉल कैप स्टॉक है, ये मिड कैप स्टॉक है, ये लार्ज कैप स्टॉक है, ये स्मॉल कैप था ये अब मिड कैप बन गया है, ये अब मिड कैप था ये अब ये लार्ज कैप बन गया है। तो बेसिकली कैपिटलाइजेशन क्या है? कैपिटलाइजेशन निकालने का सिंपल तरीका ये है कि इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स, जितने भी शेयर्स मार्केट के अंदर आउटस्टैंडिंग है। हमने IPO पता करते समय एक चीज पता करी थी, जब हम IPO देख रहे थे तो कोई भी जैसे स्टॉक आ रहा होता है, अगर ये यहाँ पे कोई भी IPO आ रहा होता है तो ये IPO आपको बताता है कि टोटल इश्यू साइज कितना है। आप देख पा रहे हो, ये टोटल इश्यू साइज है 2,58,65,164 शेयर्स का। इतने शेयर्स मार्केट के अंदर है। अब वो कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे, इसी तरीके से हर शेयर्स जो है मार्केट के अंदर हर कंपनी के अलग अलग क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होंगे। अब फॉर से मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसके मार्केट में 1 लाख शेयर्स ट्रेड होता है टोटल, मतलब 1 लाख शेयर्स हैं अवेलेबल फ्री मार्केट में जो खरीद सकता है आदमी। अब वो खरीदने के लिए जो है कि तो ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं बेचेगा तो मार्केट में सर्किट लगा हुआ होगा। सर्किट के बारे में तो हम अभी समझेंगे। तो वो शेयर्स फॉर से 1 लाख रुपए, वो 1 लाख शेयर है मार्केट के अंदर और उसका प्राइस चल रहा है आज दिन का क्लोजिंग प्राइस जो आया 3:30 के बाद वो आया 110 रुपए। तो इसकी मार्केट कैप क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ इनटू डेज क्लोजिंग प्राइस।
तो इसका जो है मार्केट कैप बन गई आपकी ये। अब कल जाके ये शेयर 110 से हो गया 250 का, पर नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहेंगे, तो ये मार्केट कैप आपकी बन जाएगी ये। मार्केट कैप बेसिकली अगर आप समझना चाहें तो मार्केट कैप उस कंपनी की वैल्यू है स्टॉक मार्केट के अंदर। बाहर प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई कंपनी छोटी है या बड़ी है, वो हम किस तरीके से पता करते हैं? वो हम देखते हैं वैल्यूएशन निकाल के। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं, आज सोच के देखिएगा इस बारे में कि बाहर रिलायंस बड़ी कंपनी है या टाटा बड़ी कंपनी। अगर हम देखें बिजनेसेस को सबको मिला के कम्युलेटिव पूरे ग्रुप की बात करें तो रिलायंस ग्रुप के पास मेन टेलीकॉम सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है और आपका पेट्रोलियम सेक्टर है। ये सब मेन सेक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी सेक्टर्स हो सकते हैं। टाटा के पास भी बहुत सारे सेक्टर हैं। टाटा जो है किस में नहीं है, एफएमसीजी में है, रियल एस्टेट में भी है, गाड़ियों में भी है, टू व्हीलर्स में भी है और जो है हैवी व्हीकल्स में भी है। इसके अलावा जो है क्रोमा वो भी टाटा का है, तो बेसिकली एफएमसीजी हो गया। इसके अलावा आप जो है टाटा में एयरलाइंस में भी है टाटा इस टाइम पे, तो बहुत सारे सेक्टर्स में। और अगर ग्रुप वाइज देखा जाए तो रिलायंस से बहुत बड़ा ग्रुप टाटा का है प्राइमरी मार्केट में। पर सेकेंडरी मार्केट में क्या निफ्टी 50 की टॉप कंपनी रिलायंस है या टाटा होगी? वो डिपेंड मार्केट कैप पे करेगा। जिसकी मार्केट कैप ज्यादा होगी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा होंगे और प्राइस भी होगा, और उन दोनों को जब इनटू करेंगे तो जो वैल्यू बन के आएगी वो जिसकी ज्यादा होगी वो मार्केट कैप में ऊपर होगा। तो सेकेंडरी मार्केट में हम एक कंपनी की वर्थ मार्केट कैप से पता करते हैं, जबकि प्राइमरी मार्केट में उसी कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखी जाती है कि इसकी वैल्यू कितनी है। उस हिसाब से उस कंपनी का आंकलन किया जाता है कि भाई ये कंपनी बहुत बड़ी है या बहुत छोटी। और मार्केट कैप का फायदा भी यही है। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि जो है मार्केट की टाइमिंग्स क्या होती हैं, मार्केट में कब आपके पास टाइम अवेलेबल है इन्वेस्ट या ट्रेड करने का, प्री ओपन मार्केट क्या होता है, पोस्ट क्लोज मार्केट क्या होता है, और उसके बाद हम सीधे डीमेट अकाउंट को सेटअप कैसे करेंगे, कैसे ऑर्डर बाय सेल करते हैं, कैसे हम मार्केट डेप्थ को देख सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो आप इस सीरीज में जो कहते हैं बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो, आप जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।